मेरी ग्रेजुएशन यूवीटी लाहौर से इन 2006 टू 2010 वाले सेशन में, और उसके बाद 2010 से लेके 2014 तक मैं यूएमटी में एज अ लेक्चरर पढ़ाता भी रहा हूँ इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और साथ फिर मैंने पीयू से एमएस किया है इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। और आफ्टर दैट आई मूव टू यूएई, वहाँ पे तकरीबन को 5 साल रहे हैं। देन आई केम बैक अगेन हियर इन पाकिस्तान। एक तो कह लें कि ये डिजिटल साइट से इन टच रहे हैं, ठीक है, डिजिटल करेंसीज वगैरह इन चीज़ों से। उसके अलावा जो मेरा सेकंड बिज़नेस है वो रियल एस्टेट का है। तो ये एक बिल्कुल कह लें मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है। वैसे जैसे आप लोगों से पहले डिस्कस हो रहा था कि सिंस 2017 इन टच तो हैं इसके साथ, लेकिन इन डेप्थ या इसको बहुत ज़्यादा जो एक्सटेंसिव टाइम दिया है वो पिछले पूरे 1 साल में दिया है क्रिप्टो वाली साइड पे। बाकी 2001 से इन चीज़ों के बारे में लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और लर्निंग और सीखना ये आपका सारी उम्र चलता है। हर डे एवरी डे आप कुछ ना कुछ ट्रेडिंग से लर्न करते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करते हैं, आप चीज़ों को बेहतर करते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी बेस्ट नहीं होती, स्ट्रेटजीज़ आपकी हमेशा वो इम्प्रूवमेंट मांगती हैं, और जिस स्ट्रेटजी को आप इम्प्रूव करना छोड़ देंगे वो फेलियर की तरफ आपको ले जाएगी, वो लॉस की तरफ ले जाएगी। ठीक है, ब्रीफली आप लोगों ने भी अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। बेसिकली हमने सिर्फ 5 लोग रखे थे फर्स्ट कहने के सेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी ज़्यादा स्पेस नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा रश भी नहीं लगाना चाहता। तो बाकी 2 लोग जो हैं वो लेट हैं, इसलिए हम सेशन अभी स्टार्ट करें। आप जो 3 लोग हैं वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें 1 बाय 1। बिलाल आपसे शुरू करते हैं। जी सर, मेरा नाम बिलाल अवान है। ठीक है, और मैंने सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है। ठीक है, और लास्ट 16 ईयर से मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ठीक है, और क्रिप्टो लास्ट एक साल से कर। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अली है। ठीक है, मैंने BSc जो की थी मैथ्स में पीयू से, PU से, ठीक है, और उसके बाद से जो गवर्नमेंट है जो जॉब कर रही है। ठीक है, 16 ईयर्स ठीक है। आप भी पोस्ट में ही होते जी हैं? सर, पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, मैं ACC प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन मास्टर है। ठीक है, और मैं जो है फ्रीलांसर हूँ फुल टाइम। ठीक है, और मैं अकाउंटिंग और टैक्सेशन की सर्विसेज यूज़ करता हूँ। ठीक है, बेहतरीन माशाल्लाह। इसमें आप लोकली ये प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, या फिर ये अब्रॉड इंटरनेशनल क्लाइंट्स पर। इंटरनेशनली? ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, इसमें देखें सबसे जो बेसिक गोल है किसी भी बंदे का क्रिप्टो के साथ अटैच होने का, वो एक ही पर्पज़ होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, या आपकी एक साइड इनकम। ठीक है, उसको आपने कह लें कि एक और सोर्स ऑफ इनकम आपने ऐड करना होता है। अच्छा, इसमें हम एक एग्जांपल के बाद इसके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर हम आएंगे। एग्जांपल यही है, क्रिप्टो जैसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा था सेशन से पहले कि ये बहुत एक बड़ी मार्केट है। जितनी किसी एक छोटे मुल्क की इकानमी है ना, टोटल GDP है उसका, उससे ज़्यादा इसमें एक दिन की ट्रेड है। तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ बिग सी, बहुत बड़ा समंदर है। अब हर एक बंदे की अपनी कैपेसिटी है कि वो इसमें से कितना टेक होम करता है, घर कितना इसमें से लेके जाता है शिकार। और जो अनाड़ी शिकारी होगा और उस समुंदर में उतरेगा, वो या तो अपने एसेट कमाएगा या खुद फारग हो जाएगा। हमने देखा अभी पिछला डंप आया, उसमें कई लोगों ने सुइसाइड किया, मीडिया पे बहुत थोड़ी रिपोर्ट है, और बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स वालों ने भी सुइसाइड किया है। तो भाई ये एक समंदर है। बिजनेस तो कोई भी हो, उसमें अब बगैर सीखे अगर इन होते हैं ना, तो शुरू में फिर लॉसेस आपको सिखाते हैं। और हर बंदे के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो लॉसेस करता जाए फाइनेंशियली और फिर सीखता जाए, क्योंकि लिमिटेड फाइनेंशियल्स होते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इसलिए इसमें अगर उतरना है तो पहले आपने इसमें जो लर्निंग है वो करके, टेक्निकल सीख के, इसमें रिस्क जो है उनका एनालिसिस करके, रिस्क मैनेजमेंट करके, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके, फिर अपना जो टोटल बजट है उसको प्लान करके एक स्ट्रेटजी के साथ उतरना है। और इसमें जो आपका बजट है ना, अगर हम उसकी एग्जांपल दें ना इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए,
ये समझ लें कि जो एक रस्सी फेंकी जाती है समंदर में जाल को खींचने के लिए, वो जो रस्सी है वो आपका बजट है, ठीक है। अच्छा, अब वो रस्सी की एक कैपेसिटी है ख़ास, उस कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर लोड आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो टूट जाएगी। रस्सी नहीं आपने टूटने देनी। ये एक बात आपने ज़िंदगी में याद रखनी है, वो रस्सी नहीं टूटने देनी। मछलियाँ ख़त्म नहीं होनी समंदर में, आप लाख दफ़ा भी ट्रेड लगाएंगे ना, ट्रेडिंग बंद नहीं होनी, ट्रेडिंग ख़त्म नहीं होनी, लेकिन आप अपनी रस्सी तोड़ लेंगे ना, प्रॉब्लम होगी आपकी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं हर बंदे के। हमको ट्रम्प की औलाद तो है नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड रस्सियाँ या रिसोर्सेज हों, तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। आपने अपनी रस्सी नहीं टूटने देनी। थोड़ा ले जाएं घर, छोटा लोड ले जाएं, लेकिन लोड आपका इतना होना चाहिए कि वो जो रस्सी की कैपेसिटी है ना, लेट से कि उसका ब्रेक इवन है रस्सी का, लेट से कि 40 kg, आपने उससे पुल कितना करना है, 1 kg। इतना सेफ रह के चलना है इस मार्केट, क्योंकि रिस्क बढ़े। ये इसकी एक जेनेरिक एग्जांपल थी समझने के लिए। हम प्रैक्टिकली फिर ट्रेड्स भी लगाएंगे, या आप अपनी ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद ट्रेड्स भी लगाएंगे कि कितना हमारे पास लेट से कि $100 होंगे, तो फिर हमने ट्रेड कितने डॉलर की लेनी है। अगर हमारे अकाउंट में $1000 हैं तो फिर हमने ट्रेड कितने डॉलर की लेनी है, और अगर हमारे अकाउंट में $10,000 हैं तो फिर हमने ट्रेड कितने डॉलर की लेनी है। और बात एक ही है, एक चीज़ है जो हमारा फोकस है कि कभी भी हमारा अकाउंट वॉश नहीं, वॉश तो क्या 50% पे भी नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम जो हमारे अकाउंट के अंदर एक दिन के अंदर लॉस हो सकता है ना, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे मार्केट में जितना मर्जी बड़ा डंप आ जाए, आपके अकाउंट की टोटल वैल्यू का 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक समरी है टोटल जो हमने इसमें चीज़ें कवर करनी है उसकी। अब हम बेसिक से इसलिए स्टार्ट करेंगे, कुछ आप लोगों को बेसिक्स पता भी होंगी, और स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं, मे बी आप में से कुछ को ना पता हो, ताकि जो चीज़ें रिवाइज हो जाएं, जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए वो चीज़ें कवर हो जाएं। जैसा हमने वो पहले इसमें प्लान किया हुआ था कि हमारी कोर्स आउटलाइंस हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है जी। इसमें हम इनिशियली ये देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। देखिए, आप सब लोगों को आइडिया है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली ये फ्यूचर है, कह लें कि एसेट्स का भी, ट्रेडिंग का भी, और इसी तरह ये जो ऑपरेट करती है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑपरेट करती है। इसके लिए अभी तक किसी किस्म का कोई सेंट्रल बैंक या कोई गवर्नमेंट, कोई कंट्री इसको कह लें कि ऑफिशियली कंट्रोल अभी तक नहीं कर रहा, ठीक है। जो डॉलर है ना, पूरी दुनिया में मोनोपोली है ट्रेडिंग के अंदर यूएस की, ठीक है, और वही इसकी प्रिंटिंग की क्वांटिटी, वही इसके रेट्स, वो सारी चीज़ें, और वो कंट्रोल करता है कितना डॉलर प्रिंट होना है, ठीक है। तो लेकिन ये जो क्रिप्टो है ये डिसेंट्रलाइज इसको इसलिए कहते हैं कि इसका कोई सेंटर नहीं है। अब पता चलता है जी एक वेल है वो जागी है 10 साल के बाद, वो 20 साल के बाद वो कोरिया की है, एक है जापान की है, एक है कोई यूएस की है, एक चाइना की है, एंड सो ऑन। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है करेंसी की, ठीक है। और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एंड टू एंड हैं और ट्रांसपेरेंट हैं। अच्छा, ये जो ट्रांसपेरेंसी वाली बात है ना, ये बड़ी एक्सचेंजेस पे अप्लाई होती है। कभी भी आपने किसी छोटी या लोकल एक्सचेंज के ऊपर काम नहीं करना। आपको पता है, आपसे कोई 3 महीने पहले तकरीबन क्या हुआ है, इंडिया के अंदर एक पूरी एक एक्सचेंज ज़ीरो हो गई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स है उसके ऊपर लोगों का। क्या था वहाँ पे, फीस कम थी,
एज़ कम्पेयर टू बाइनांस और दूसरी जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं कॉइन बेस वगैरह, ठीक है, उन से जब कंपैरिजन करते थे तो वो वहाँ पे फीस कम थी ट्रेडिंग की, तो उसके इफेक्टिव मिलियंस में है। ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस तो हैं लेकिन आपने बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ही रहना है, ठीक है। उसमें बाइनांस नंबर 1 है, ठीक है। उसके अलावा और एक्सचेंजेस हैं, कॉइन बेस भी है, मैक्स एक्सचेंज भी है, बाकी सारी फिर मतलब सेकेंडरी आती हैं। सबसे इजी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं बाइनांस के ऊपर, बल्कि पाकिस्तान में तो अभी बाइनांस ने आपको ये भी ऑफ़र कर दिया है कि वो डायरेक्टली आप अपने अकाउंट में पे आउट ले सकते हैं। तो इसलिए आपने कभी भी लोकल एक्सचेंज के ऊपर नहीं जाना। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जी इसकी, कह लें करेंसी की। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, फिर कॉइन्स थे, फिर पेपर करेंसी आई, प्लास्टिक करेंसी आई। खैर पाकिस्तान में तो प्लास्टिक करेंसी नहीं आई बाय द वे। यहाँ पे मैक्सिमम आप यही कह सकते हैं कि ये जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं वो एक टाइप की प्लास्टिक कह लें कि मनी के तौर पे यूज़। फिर उसके बाद डिजिटल और फिर इसका क्रिप्टो का डिजिटल, जैसे आप के डिजिटल ये डेबिट कार्ड होते हैं, वो जस्ट आपको एक पिक्चर इशू करते हैं, नंबर इशू करते हैं, उसको आप यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वो डिजिटल में आता है। और फिर ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन है। क्रिप्टो जो है वो ऑब्वियसली एवोल्यूशन तो है वैल्यू एक्सचेंज का, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो कह लें कि ट्रेड होती है उसके अंदर। अब लेट्स से कि एक पेमेंट करनी है हार्ड करेंसी में, तो उसमें नॉर्मली आप तो जानते होंगे इन चीज़ों को कि तकरीबन कोई 5 to 6 डेज तो लग जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है। वही ट्रांजैक्शन अगर क्रिप्टो से करनी है तो वो सेकंड्स की गेम है। और अगर बहुत बड़ी अमाउंट है ट्रांजैक्शन की, ठीक है, बिलियंस में, तो उसके ऊपर तो एक दिन के अंदर बंदा बहुत सारी वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बैंक्स क्रिप्टो को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इसको अडॉप्ट करने से आप एक तो आपका जो पेमेंट्स का सिस्टम है वो फास्ट हो जाता है, और सेकेंडली जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप मिस कर रहे हैं दूसरी कन्वेंशनल करेंसी को यूज़ करने की वजह से, और जो डिलेज आ रही है पेमेंट्स में, उनसे आप बच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर फाइनेंशियल क्राइसिस ड्राइव डिमांड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड अल्टरनेटिव्स। देखें, अब एक क्राइसिस आता है यूएस में, और जितने भी वो कंट्रीज़ मतलब मोस्टली वो फिर पूरी दुनिया में प्रिवेल कर जाता है वो पूरा जो फाइनेंशियल एक क्राइसिस है। इस तरह का एक क्राइसिस आया था इन पास्ट इन ऑलमोस्ट 2014, पूरी दुनिया में ग्लोबली उसने अफेक्ट किया। और ख़ास तौर पे ऐसे कंट्रीज़ जिन्होंने अपनी करेंसीज़ को डॉलर के साथ फिक्स किया हुआ ना, जैसे ये गल्फ है, और जब वहाँ पे यूएस में क्राइसिस आया तो वो गल्फ में भी क्राइसिस आ गया, और वहाँ पे बहुत बुरा क्राइसिस आया था। और इतना बुरा क्राइसिस आया था कि लोगों ने हाफ ऑफ पेमेंट्स की हुई थी अपनी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, मिलियंस में, और वो पेमेंट्स वहीं छोड़ के निकल गए थे। डेवलपर्स ने आधी आधी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, वो आधी आधी बिल्डिंग्स वहीं पे छोड़ के निकल गए, इतना बुरा क्राइसिस आया था। तो इस तरह के जो कह लें कि क्राइसिस हैं, उनसे बचने के लिए फिर क्रिप्टो को लोग अल्टरनेट के तौर पे देखते हैं। अच्छा, क्रिप्टो में भी क्राइसिस तो हैं, लेकिन क्रिप्टो में फिर वो सेंट्रलाइज क्राइसिस नहीं है, ठीक है। वो जो डंप आते हैं वो तो फॉरेक्स में भी आते हैं। अब जो स्टार्ट है इसका या बिटकॉइन का या क्रिप्टो का, इसको बिटकॉइन को कहते हैं फादर ऑफ ऑल करेंसीज, और बल्कि अभी तो कुछ ऐसे भी कह लें कि टॉप नॉच के हैं इंडिविजुअल्स जो कहते हैं कि सिर्फ क्रिप्टो ही जो है, बिटकॉइन ही क्रिप्टो है, बाकी सब कुछ फ्रॉड है। अतः कुछ लोग ये तक कहते हैं। और इनिशियली मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि जो लोग बिल्कुल ट्रेड स्टार्ट लेवल पे कर रहे होते हैं ना, उनको बिटकॉइन में ही ट्रेड करनी चाहिए। जो लर्निंग फेज में होते हैं ना, उनको बिटकॉइन से बाय नहीं जाना चाहिए। अभी रिसेंटली डंप आया है, और इसका बिटकॉइन का लो क्या था, 103 ऊपर ही था ना, 100K से ऊपर ही था, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे कॉइन भी थे जैसे डोजे कॉइन हो गया, और इस तरह कुछ और कॉइन्स थे
वो 0.03 डिजिट में जाके तो फिर वो ऊपर वापस गए। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी ट्रेड बिटकॉइन में चल रही थी उसके लिक्विडेट होने के चांसेस सबसे कम है एज कम्पेयर टू ऑल अदर कॉइन्स, क्योंकि सबसे कह लेंगे स्टेबल अगर करेंसी है क्रिप्टो के अंदर तो वो बिटकॉइन है। और इसको बाय करने के लिए बहुत बड़े बड़े ऑर्डर ऑलरेडी क्यू में लगे होते हैं। जैसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर फेल नहीं हुई, डंप आ रहा था, सबसे ज़्यादा बाइंग के लिमिट ऑर्डर किसके लगे हुए हैं? बिटकॉइन। इस वजह से ये सबसे सिक्योर है, जो स्टार्टर हैं या इनिशियल लेवल के ऊपर हैं उनके लिए ट्रेड करने के लिए। लेकिन इसमें ऑब्वियसली जिसके अंदर रिस्क कम है फिर उसके अंदर प्रॉफिट भी कम है। ये ऐसा नहीं होएगा कि ये एक ही दिन में मतलब 50% जो है वो गेन कर जाएगा, ये इस तरह भी नहीं होगा। लेकिन लर्निंग करने के लिए इनिशियली ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अंदर आप ट्रेड करें। हम जब प्रैक्टिस करेंगे हम बिटकॉइन की भी प्रैक्टिस करेंगे, जो एक्चुअल ट्रेड लेंगे यहाँ पे आफ्टर मतलब कंप्लीशन सारी अपने जो कंटेंट है उसको कवर करके आखिरी 2-3 दिनों के अंदर बिटकॉइन की भी हम ट्रेड लेंगे। और हम अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए एक छोटे अकाउंट के ऊपर तो $100 वाले अकाउंट में हम कुछ छोटी करेंसीज की भी ट्रेड लेंगे। और किन करेंसीज की ट्रेड लेनी है और किन करेंसीज की बिल्कुल नहीं ट्रेड लेनी, ये भी हम देखेंगे। प्रैक्टिकली हम ये चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। सर मोस्टली जो करेंसी होती है वो इसी के साथ चल रही होती है, बिटकॉइन के साथ मोस्टली इसी के साथ चल रही होती हैं, लेकिन समटाइम लिक्विडेट करने के लिए इसके अगेंस्ट भी चली जाती हैं। समटाइम्स सोलाना एक अच्छी खासी करेंसी है, टॉप 5 में आता है, वो कभी कभार इसके अगेंस्ट जा रहा होता है। और जब आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपके सामने एक स्क्रीन ही होनी चाहिए, कम से कम आपके सामने मिनिमम साइड पे 3 स्क्रीन होनी। अब मेरे पास जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ मेरे पास ये लैपटॉप है, 3 फ़ोन है, एक टैबलेट है, और मैं एटलीस्ट 3 स्क्रीन होती है जब ट्रेड लगी होती है। तो तीनों को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी पैरामीटर्स और बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के देखने होते हैं। कोई अकेला इंडिकेटर आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाता। तो वो जो इंडिकेटर्स आपने मिला के देखने हैं, आप स्क्रीन बैक करेंगे, क्योंकि इसमें तो सेकंड्स की गेम और मिनट्स की कैंडल्स पे आपने मतलब गौर करना होता है। तो वो आप उसी में अगर लगे रहेंगे तो फिर मिस कर देंगे चीज़ों को। एटलीस्ट तो 3 स्क्रीन होनी चाहिए आपके पास। 2 फ़ोन कर लें या तीनों फ़ोन कर लें या 2 फ़ोन एक टैबलेट कर लें, तो मसला नहीं। एक तो आपने एग्जीक्यूशन के लिए अपने पास रखना है ना, उससे तो आपने क्लोज या फिर स्टॉप मतलब ऑर्डर क्लोज करना है, वो उसका पर्पस सिर्फ वही होना चाहिए, सेकंड्स की गेम है। दूसरी जो 2 स्क्रीन हैं तो उनको आपने यूज़ करना है विजुअलाइजेशन के लिए, और जो इंडिकेटर्स हैं मतलब कैंडल्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, उनको देखने के लिए। ये चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कैसे और क्या देखना है। अच्छा, ये डिसेंट्रलाइजेशन को हम कवर कर चुके हैं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इसमें किसी एक की मोनोपोली नहीं होती। ठीक है, इन शॉर्ट इसका ये बेनिफिट है। क्रिप्टो करेंसी कैसे ये वर्क करती है। अच्छा, ये एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो लिखा हुआ ना हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स। जब डंप आता है ना, जब डंप आता है कोई रूल फॉलो नहीं होता। कोई आपकी ये जो बुकिश बातें हैं ना उनमें से कुछ भी फॉलो नहीं होता जब डंप आता है। जितने मर्जी बड़े बड़े वॉल्यूम लगे हुए हो ना, लेट से प्राइस गिर रही है ना, उसको रोकने के लिए जितने मर्जी बड़े बड़े वॉल्यूम्स लगे हुए हो ना, जब डंप आना है ना वो चीज़ें अगेंस्ट द इवेंट्स जा रही होती हैं, अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स जा रही होती हैं। बेसिकली इसमें वो जो बिग वेल्स है ना वो गेम प्ले कर रही होती हैं। ये पंप एंड डंप वो बिग वेल्स का ही काम है। उन बिग वेल्स के अंदर वो ब्लैक रॉक भी है, उसमें ट्रम्प फैमिली भी है कुछ। अच्छा, उसमें भी फिर वो कार्टल्स बने हुए हैं, कुछ कार्टल्स यूएस के हैं। तो यूएस के कुछ बड़े मतलब अकाउंट्स हैं, वो आपस में उन्होंने एक ठीक है ना एक ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पे भी बनाया हुआ है कि हमने इस करेंसी को इस दिन डंप करना है, और उसमें से उन्होंने दिहाड़ी लगानी है।
फिर इसके अंदर कुछ कार्टल्स बने हुए हैं जापान के, और कुछ कार्टल्स इसमें बने हुए हैं चाइना के, और हर कार्टल एक डिफरेंट डे के ऊपर पंप और डंप कर रहा होता है। कुछ छोटा कर रहा होता है, कुछ बड़ा कर रहा होता है, और सबसे बड़े कार्टल इसमें है यूएस। सबसे बड़े कार्टल, सबसे बुरी तरह मार्केट को मैनिपुलेट कौन करते हैं? यूएस के जो गैंग्स हैं बड़े क्रिप्टो, वो सबसे बड़ी दिहाड़ी लगाते हैं। चाइनीज़ भी लगाते हैं, लेकिन वो छोटी दिहाड़ी लगाते हैं। और चाइनीज़ का जो पंप और डंप है वो पता किस टाइम पे होगा? वो भी मैं आपको बता दूँ, वो सुबह 9 बजे से लेके तकरीबन 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे के दरमियान में होगा। और जो यूएस वालों का पंप एंड डंप है ना, वो पता किस टाइम पे होगा? वो आम तौर पे होएगा रात में, और रात में ये तकरीबन 7 बजे से लेके 11 बजे के इन बिटवीन होएगा। ये भी मैं आपको चेक कर लें, आप हिस्ट्री चेक कर लें, जितने भी बड़े डंप हुए हैं ना, सबसे बड़े जो डंप हुए वो तकरीबन इसी टाइम में आपको ज़्यादा मिलेंगे। जी। अभी ये जो रिसेंट हुआ वो भी इसी टाइम में हुआ। ऑलमोस्ट 8 वो इस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? उनके बायोलॉजिकल आवर्स ये हैं ना, जी। उनके वर्किंग आवर्स ये हैं भाई, भी वहाँ पे मतलब ठीक है ना, उनका मतलब जब यहाँ पे हमारी वो राहत है, उनका वहाँ पे वो दिन है, वो उनके वर्किंग आवर्स है। ठीक है, चाइनीज़ ज़रा हमसे जल्दी उड़ जाते हैं, तो उनके जो पंप एंड डंप के टाइम है वो डिफरेंट है। तो इन टाइमिंग्स के अंदर ना सबसे ज़्यादा करेंसी या तो चाइनीज़ इन है या फिर ये यूएस वाले हैं, मतलब दो बड़ी मार्केट है क्रिप्टो की सबसे बड़ी। आपने इन दोनों टाइमिंग के दौरान रहना है अलर्ट, बहुत ज़्यादा अलर्ट। कभी भी ट्रेड को अनअटेंडेड इन दो टाइमिंग के अंदर नहीं छोड़ना। बाकी दिनों में भी रिस्क है, और बाकी टाइम के अंदर सॉरी, लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क नहीं है। इन दो टाइमिंग के अंदर तो आपने ट्रेड को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। हाँ, अनअटेंडेड वो भी मैं आपको ट्रेड बता दूंगा कि कौन सी ट्रेड है जिसको आप अनअटेंडेड छोड़ देंगे। लेट्स से एक आपने ट्रेड लगाई, बिटकॉइन पे आपने ट्रेड लगाई, और उसमें आपकी लिक्विडेशन आ रही है 10,000। आपका अकाउंट कब लिक्विडेट होगा? जब बिटकॉइन पहुंचेगा $10,000 पे। अनअटेंडेड छोड़ भी देंगे तो कुछ नहीं है। इट मेक सेंस, ठीक है। तो लेकिन जो आपका ट्रेड का वॉल्यूम अगर उस हिसाब का है, या आपने स्टॉप लॉस इस तरह का लगाया हुआ है कि वो हिट हो सकता है, उसको तो आपने बिल्कुल नहीं अनअटेंडेड छोड़ना, क्योंकि लॉस नहीं करने। घर से बंदा जब हम जाते हैं, मकसद हम बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तो हम लॉस करने के लिए तो नहीं जाते ना, एफर्ट कर रहे होते हैं। इधर भी जब आप ट्रेड लगा रहे हैं तो कमाने के लिए लगा रहे हैं, लॉस करने के लिए तो नहीं लगा रहे। इसलिए अनअटेंडेड नहीं छोड़ना स्टॉप लॉस वाली ट्रेड को जिसमें हिट होने का खतरा। ये हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स, ये किसी बुक में कुछ भी नहीं, किसी चीज़ के ऊपर आपने बिलीव करके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना कि ये कैसे काम करती है। किताबों में क्या लिखा हुआ है या नॉर्मल जो आपको सिखाई जाती हैं चीज़ें, उसमें क्या लिखा होता है, ये मार्केट का एक बेसिक सा रूल है, आपको समझाया जाता है। पूरी दुनिया में जो नॉर्मली वर्क करता है, नॉर्मली वो क्या है जी? डिमांड सप्लाई। ये डिमांड और सप्लाई किसी भी टेंजिबल या फिर डिजिटल प्रोडक्ट की प्राइस को मैनिपुलेट करता है, ठीक है जी। अब जैसे रिसेंटली हुआ है, इसमें फिर मैनिपुलेशन भी होती है, और कुछ तो रियल टाइम होती है इफेक्ट को ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। अब रिसेंटली क्या हुआ है जी? फ्लड आया, अफगानिस्तान से बॉर्डर बंद हुआ, और टमाटर हमारा काम पहुँच गया 500, 600, 700। डिमांड तो कम नहीं हुई, लेकिन सप्लाई कम हो गई, प्राइस अप हो गई। ऐसा ही क्रिप्टो में, यानी जो बाजार नजर आता है ना क्रिप्टो में, वो ये है कि डिमांड जो है वो क्रिप्टो की बढ़ रही है, और सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, और इस वजह से प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। किताबों की हद तक ये ठीक है, लेकिन आपने इस बात के ऊपर यकीन नहीं रखना। बिटकॉइन की हद तक भी ये बात ठीक है, गोल्ड की हद तक भी ये बात ठीक है। बिटकॉइन के अलावा मुझे आप करेंसी बताएं कि जिसकी सप्लाई लिमिटेड है। किसी की भी सप्लाई लिमिटेड नहीं। जो इथेरियम बनाने वाला वो टैटू मैन,
यंग है ना अभी, वो जितने मर्जी ऐड कर दे उसको। जी कोई दुनिया, अभी हमने पहले कहा कि ये डिसेंट्रलाइज है, कोई रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी ये मुल्क नहीं है इसको, कोई इसकी क्वांटिटी रेगुलेट कर सकता है? तो फिर सप्लाई लिमिटेड तो ना हुई। सेम इज द केस विद सोलाना, सेम इज द केस विद XRP, सेम इज द केस विद डोजे। कोई भी आप कॉइन उठा के ले देख ले, उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं है भाई। तो इसलिए आपने कभी भी ये वाला जो डिमांड सप्लाई वाला रूल है बिटकॉइन के अलावा किसी पे अप्लाई ही नहीं करना। ये नहीं सोचना कि मार्केट में ऑर्डर बड़े बड़े लग रहे हैं और अब इसकी प्राइस अप जाएगी, इस धोखे में नहीं है। हाँ, कहते ये हैं कि आप लिखा होता है करेंसी में कि टोटल जो इसका कैप है, अपर कैप ये है, ठीक है, 24 आवर्स का ये है, टोटल ये है, मार्केट कैप ये है। नहीं है भाई। अगर जेन्युइनली मार्केट कैप लगे हो ना, एक भी डंप ना आए, एक भी डंप ना आए, नहीं है। इसलिए आपने उस धोखे में नहीं आना, ठीक है। हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसमें। कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आपको चार्ट बना के वो दिखा रहे हैं ना कि अब ये जनाब इतनी रेजिस्टेंस को हिट किया था, अब इसने ऊपर जाना है, पिछले 2 साल का पैटर्न ये है, पिछले साल इसमें पंप आया था तो ये है, अब इधर जाएगा। गलत हुआ ना। अक्टूबर को अक्टूबर सीजी ने भी लिखा, उसकी ट्वीट्स मौजूद हैं। जितने भी बहुत बड़े इसके इन्फ्लुएंसर्स हैं क्रिप्टो के, सब ने आप अक्टूबर लिखना शुरू कर दिया। और सीजन आ रहा है, अक्टूबर हो जाएगा। पीछे सारा सर वो बेरिश था ना ट्रेंड, तो लोगों ने कहा कि अक्टूबर में बेरिश ही रहेगा। इसलिए ये जो लिखा ये एक जुमला हो क्रिप्टो करेंसी वर्क्स, अनसर्टेनिटी है, 100% अनसर्टेनिटी है। और ख़ास तौर पे जब सारे लोग कह रहे हैं ना पंप आना है, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर तो नहीं आएगा। पता कब आएगा पंप? आएगा कब आएगा? जब सारे लोग इसमें से सेल करके निकले होंगे, छोटे छोटे सेलर, तो दोबारा एक डंप आएगा, एक और, वो लोग साइड में आएंगे ना, फिर अचानक पंप आएगा जब किसी को एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को नहीं खाने देती, इसलिए इसमें स्मार्ट होना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें जो है वो डंप आना है और पंप भी आना है, और वो जैसे डंप था 15 मिनट में, वो पंप भी ऐसे 15 मिनट के अंदर हो। जितने परसेंट प्राइसेस ये गई है ना नीचे, इसी तरह ऊपर भी जानी है और इतने ही टाइम फ्रेम में जानी है। तो इसका मतलब ये है कि हमें को एटलीस्ट डेली एक दफ़ा देखना चाहिए इसको। ख़ास तौर पे ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, जो मैंने आपको 2 पीक आवर्स बताए, एक चाइना वाले एक पाकिस्तान वाले, उन 2 पीक आवर्स में डेली एक दफ़ा ज़रूर देखें क्रिप्टो को, एक दफ़ा ज़रूर देखें। लेकिन जो हो सकता है कि आप भी उस पंप में को ट्रेड ले लें। अच्छा, ट्रांजैक्शंस आर वेरीफाइड माइनस वैलिडेटेड क्रिप्टो कीज एंड शोज योर ब्लॉकचेन के ऊपर थोड़ी सी क्वेश्चन, अच्छा टेक्नोलॉजी के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ब्लॉकचेन जो है बेसिकली जैसे वेबसाइट्स डेवलप होती हैं ना, उसके लिए डिफरेंट कह लें कि बैकएंड के ऊपर उसमें लैंग्वेजेस कोडिंग यूज़ होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब डिफरेंट लैंग्वेज और कोडिंग यूज़ होती है वेबसाइट के लिए। कुछ वेबसाइट होती हैं वो जावा पे बनी होती हैं, कुछ वर्डप्रेस पे बनी होती हैं, कुछ HTML पे बनी होती हैं। ये जो ब्लॉकचेन और Web3 टेक्नोलॉजी है ना, ये बेसिकली कोडिंग है डिजिटल करेंसी की, डिजिटल करेंसी बनाने की कोडिंग है, ठीक है। इट्स आल्सो काइंड ऑफ कोडिंग, लेकिन इसमें आप हर कोड, मतलब एक कॉइन के बैकएंड पे एक कोडिंग होती है लंबी, और वो सारा कोड एक कंप्लीट कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उस कॉइन का एक अलग से, जैसे कहते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन कोड या बार कोड या वो आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है।
तो वो जो टोटल कोडिंग होती है वो आगे सेग्रीगेटेड होती है इनटू सब कोडिंग और वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि इस एक प्रोग्रामिंग के अंदर अब इतने यूनिक सब कोड हैं और ईच सब कोड रिप्रेजेंट अ सिंगल कॉइन। उसकी एग्जांपल आपके लिए मैं इजी करता हूँ समझाने के लिए। लेकिन पानी है ना, एक उसका आप गिलास ले लें, आप एक केमिस्ट को गए कि ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका वेट है, मुझे बताएं इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, वो निकाल देगा पानी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देगा एक गिलास के अंदर। उसको उसके लिए उसको कैलकुलेशंस को सारी डिकोडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो निकाल लेगा। सेम इज द केस हियर विद वेब3 और ये जो है आपकी ब्लॉकचेन, इसमें वो जो कोडिंग है वो उसको आप भी लेट्स से कि उस वेब3 के एक्सपर्ट हैं, तो आप उसको कोडिंग को अंडरस्टैंड करके वेब3 का नॉलेज लेके आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे कितने कॉइन हैं, उनका सिक्योरिटी का लेवल क्या है, और वो अगर चेन है या वो कितने ब्लॉक्स की वो चेन। ये ब्लॉकचेन और वेब3 दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये एक ही चीज़ के कह लें कि दो मुख्तलिफ नाम हैं। जैसे कह रहे हैं कि आप इसमें प्रोग्रामिंग कह लें और प्रोग्रामिंग का कोई और कोडिंग भी कह लें, कोडिंग और प्रोग्रामिंग सेम ही है ना। आसान हो जाएगा। अच्छा, ये हम यहाँ पे थे ब्लॉकचेन को डिस्कस कर रहे थे। इसको इन शॉर्ट ये कह सकते हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है स्टोरिंग ट्रांजैक्शन डेटा, ठीक है। जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शन है वो उसका भी ये रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, ब्लॉकचेन। अब ईच ब्लॉक इज लिंक क्रिप्टोग्राफिकली टू द प्रीवियस वन, इनकी आपस में, ठीक है, लिंकिंग है जो हर कॉइन की दूसरे कॉइन के साथ। टेम्पर प्रूफ एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड सिस्टम होता है इसका, ठीक है। अब देखें, एक बड़ा वॉलेट
वो एक ख़ास अमाउंट की ट्रांजैक्शन करता है, वो USDT ख़रीदता है या कोई और बड़ी अमाउंट में क्रिप्टो करेंसी ख़रीदता है, तो जो उसकी न्यूज़ जो है वो ब्रेक हो जाती है, जो फलानी वेल ने इतने जो है ना वो ट्रांसफ़र किए इथेरियम, या इतने जो है उसने वो बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए हैं, या किसी एक वॉलेट ने इतने USDT को जो है वो किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया। तो ये जो सारा कह लें कि हिस्ट्री है, ये जो रिकॉर्ड हो रही है, और ये जो सारी ट्रांजैक्शन के फुटप्रिंट्स हैं जो कि ट्रेस हो रहे हैं और रिकॉर्ड हो रहे हैं, इस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अच्छा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है वो Web3 भी, जिसमें वो कॉइन्स क्रिएट होते हैं, बिल्ड होते हैं, डेवलप होते हैं। और अभी पाकिस्तान के अंदर तो उसके ऊपर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं लोग, लेकिन फ्यूचर इसी का है ऑब्वियसली। अच्छा, ये ब्लॉक की कह लें कि आगे उसके सब पार्ट्स हैं, हेडर होता है, इसमें इसका जो है वो मेटा डेटा एंड हैश होता है, ये इसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर डेटा होता है, कंटेन्स ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, ये जो इसका एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट या एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में जब भी कोई कॉइन ट्रांसफ़र होगा तो वो साथ उसके एक रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा, हिस्ट्री बनाता जाएगा। ठीक है। हैश क्या होता है? डिजिटल फिंगरप्रिंट लिंकिंग ब्लॉक्स टुगेदर। ठीक है, ये जो एक कॉइन को दूसरे कॉइन से, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़ने को इसको हैश कहते हैं। इसे क्या केमिस्ट्री में हम कहते हैं बॉन्ड है, दो आइटम्स को आपस में जोड़ता है। माइनिंग एंड वैलिडेशन, प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ट्रांजैक्शंस। अच्छा, अब माइनिंग क्या होती है? लोग बिटकॉइन माइनिंग करें, ये करें, वो करें। अच्छा, माइनिंग में ये होता है कि ये जो ब्लॉक चेन और ये जो इसका कह लें कि कोडिंग होती है, वो लेट से कि अब बिटकॉइन भी तो कोडिंग ही है ना, उसको आप उसका नाम रखा हुआ उन्होंने ब्लॉक चेन, उस कोडिंग का उसका कोड। तो अब वो यूनिक कोड है, उसको सॉल्व मतलब उस तरह का कोड हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेट से एक सॉफ्टवेयर है वो कोई लेट से 1 मिलियन कोड बनाता है, लेट से 1 घंटे के अंदर। ये मैंने वैसे कम बताई आपको, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 1 घंटे के अंदर एक जो कह लें कि सुपर कंप्यूटर है, लेट से 1 मिलियन कोड बना रहा है एक स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर, जैसा कि बिटकॉइन की, उनमें से कोई एक हिट हो जाता है तो वो जो है वो कहेंगे इसने एक बिटकॉइन माइन कर लिया। ठीक है, ये समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ले लें। तो ये इतना इजी नहीं है इस माइनिंग इसकी, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर इसके लिए आपको एक तो सुपर कंप्यूटर चाहिए, फिर वो सुपर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए आपको कोडिंगली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ईरान में कहते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी बहुत वहाँ पे सस्ती है, और वहाँ पे जो है वो ये कंप्यूटर्स भी सस्ते हैं, और वहाँ पे एक जो बिटकॉइन है उसको जो माइन करने की कॉस्ट है वो तकरीबन 14,000 US डॉलर। तो ईरानियों ने क्या किया हुआ है, माइनिंग की कर रहे हैं वो 14,000 एक वो बिटकॉइन माइन करते हैं, 14,000 कॉस्ट आती है। वो आपको पता है उसकी करंट प्राइस तो मोर देन 100K है, तो वो ज़रा चल रहे हैं सिस्टम के ऊपर। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो बिजली कॉस्ट है, और फिर इसी तरह टेक्नोलॉजी, हमको सुपर कंप्यूटर इंपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर जितनी ड्यूटीज़ हैं हमें वो सूट नहीं करता वो वाला मॉडल। ठीक है, प्रैक्टिकली ये ज़रा बताएं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर रहा है? ये आप लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स पजल्स को ये सॉल्व करता है, ठीक है? तो मतलब ये अगर हमने कोड बनाया 1 मिलियन, आपने कहा कि वॉल्यूम है उसका, उसमें से उसने ये क्लिक करना है, ठीक है? तो क्या मतलब जो ट्रांजैक्शन करना वे है उसमें से कैच कर रहा है BTC को? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो इनका क्वेश्चन असल में है ये कि ये जो माइन हो रहे हैं कॉइन, जी वो जो माइनिंग वाले कॉइन हैं वो कॉइन हैं किसके, जिसको लोग माइन किए जा रहे हैं, समझ नहीं? जी अच्छा, अब जब बिटकॉइन का अभी तक के जो स्टैट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली बिटकॉइन का तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 30% जो है ना वो उसका जो फाउंडर है और फाउंडर के दोस्त थे उनके पास। ठीक हो गया।
अच्छा, जब उसने बिटकॉइन बनाया था ना, उसने माइनिंग के लिए ये जो भी करेंसी बनती है ना, वो करेंसी के फाउंडर के ऊपर होता है कि उसकी वो परसेंटेज कैसे सेट करता है। अच्छा, अब जो उसका था बिटकॉइन का फाउंडर, उसने 30% अपने पास रखा अपने दोस्तों के लिए, उसमें से उसने कोई तकरीबन कोई 50% जो है वो उसने ये ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ऑफर किया, और जो बाकी बच गया वो उसने रखा था माइनिंग के लिए, ठीक है, कि लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट लें, इसको माइन करें, और वो जिन जिन के कोड मैच होते जाएंगे वो उसमें से उनके वॉलेट में ट्रांसफ़र करें। तो ये माइनिंग के लिए हर एक ब्लॉकचेन या फिर कॉइन का जो डेवलपर है या कंपनी है, वो अलाउ करते हैं कि आप टोटल जो उसकी क्वांटिटी है उसमें से कितना माइन कर सकते हैं। हर करेंसी में ही सिर्फ BTC में अभी जो नई करेंसी हैं काफ़ी सारी वो अलाउ करती हैं कि हम उनको माइन कर सकें, लेकिन लोग इसलिए उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि वैल्यू बहुत कम होती है, और लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये हम माइन कर करके इकट्ठे करें और पता चले करेंसी बंद हो गई। नई करेंसी मतलब रिलायबल नहीं है ना। तो आप सर्च करें गूगल के ऊपर, आपको वो लिस्ट दे देगा कम से कम 50 करेंसियों की कि आप उनको माइन कर सकते हैं, और उनको माइन करना बिटकॉइन से भी ईजी है। डेली आप उनका कोई 0.05 या 0.5 भी कुछ करेंसीज का बना सकते हैं। तो वो उनकी वैल्यू लेकिन कम है, और आप पता चले कि आप माइन करते रहे और बाद में वो वैसे ही ख़त्म हो गए। और या आप उनको माइन भी करें, उनकी जो अभी करंट प्राइस है वो $0.0 समथिंग डॉलर है, तो वो लेस देन $0.05 आपका पर डे माइनिंग पे मिले भी, तो आपके इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं होता उसको माइन करने। लेकिन स्टिल कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम वही है, हमारे पास ये इस कंप्यूटर के ऊपर तो माइनिंग अगर मैं करूँगा तो वो तो मैं एक दिन में मतलब आल्दो इट्स कोर i5, वो कोर i7 है हमारे पास, ये भी कोर i7 है, लेकिन ये माइनिंग वाले नहीं है कंप्यूटर्स। उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स चाहिए आपको, अच्छे मतलब हाई स्पेक्स के आपको कंप्यूटर्स चाहिए जो हीट अप ना हो, पता चले माइनिंग करते करते मैंने महीने में ये लैपटॉप उड़ा लिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये लिमिटेशंस हैं हमारे लिए, और यहाँ पे मतलब महंगी है, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी है, टेक्नोलॉजी महंगी है। चाइना में टेक्नोलॉजी सस्ती है, ईरान में सस्ती, कोरिया में सस्ती, US में सस्ती है, तो वो लोग अफोर्ड करते हैं माइनिंग को, ठीक है। अच्छा, प्रूफ ऑफ स्टेक यूजर्स वैलिडेटेड बेस्ड ऑन टोकन होल्डिंग्स, ये मतलब माइनिंग में इसमें यही है, माइनिंग में आपका कोड एक स्पेसिफिक वो उसके कोड से मैच करेगा तो फिर आपकी वॉलेट में कुछ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें भी बड़े स्कैम है, मज़े की बात ये इसमें भी स्कैम है, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या स्कैम है जी, छोटी छोटी माइनिंग मशीनें बिक रही हैं अमेज़ॉन पे, पोर्टेबल माइनिंग मशीन, उनकी कीमत कुछ की $100, $200, $700 डिफरेंट है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कॉइन को माइन करते हैं या कितनी उनके अंदर है उनका जो प्रोसेसर वगैरह, वो भी फ्रॉड है। फ्रॉड इस तरह से है, वो उतना फ़ायदा नहीं देंगे जितने का उनका नुकसान होगा, और वो एक लिमिट के बाद मशीन ही फायदा होती है। इसमें लोग पैसा बना रहे हैं, और याद रखें जब भी पैसा बनता है ना, जब भी पैसा बनता है, ये हम बात कर रहे हैं इसकी फॉरेक्स की और क्रिप्टो की, ये वाली जो बात जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं अभी करने जा रहा हूँ, पैसा जब भी बनता है ना इन दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, किसी एक का नुकसान होता है, किसी दूसरे का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसमें अब लोग ना सिर्फ पैसा बना रहे हैं दूसरों का नुकसान करके, बल्कि ये इस तरह के जो गैजेट्स हैं वो बेच के भी पैसा बना रहे हैं, और उसमें लेने वालों का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, ये ध्यान में रखें। आप मुझे बताएं, अच्छा एक मशीन आपने ऐसी बनाई है जो क्रिप्टो को माइन करती है, ठीक है, कहते हैं ना एक इंसान तो वैसे वो जेनेटिकली और नेचुरली वो है, मतलब उसके अंदर लालच का एलिमेंट है। एक हदीस का मफ़हूम है कि बंदे के पास सोने की एक वादी हो ना, वो पता क्या चाहेगा, उसके पास एक और हो, दूसरी भी हो। अच्छा, अब मैं अगर ऐसी मशीन एक बनाने में कामयाब हो गया हूँ जो कॉस्ट से ज़्यादा मुझे फ़ायदा दे रही है और बिटकॉइन माइन करके दे रही है,
मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि वो मशीन में आगे बेचना शुरू कर दूँ और एक कोई मतलब स्पेसिफिक प्रॉफिट मशीन बेच के मैं कमाऊँ। दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं उस तरह की मशीनें बना के ना ज़्यादा सारी खुद माइन करूँ। सेटअप लगा लो। अगर खुद माइन करने में मुझे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो मैं बेचने वाली असल में क्यों जाऊँगा। अगर मैंने मशीन बनाई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को सारा कुछ निकाल के मुझे वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रही, मैं कभी भी नहीं बेचूंगा उसको। तो सर बात ही झूठी होगी। बस यही एक इसमें पॉइंट है। इस तरह की कोई मशीन नहीं खरीदनी भाई कभी भी, ना किसी को रिकमेंड करनी है, ठीक है। कंसेंसस मैकेनिज्म, इसमें एग्रीमेंट अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड नोड वही है कि वो आपका जो नोड वो मतलब कोड मैच करेगा जितने वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स क्या हैं, जो उन्होंने कॉइन्स रखे हुए हैं माइनिंग के, उन वाले कॉइन से कोई कोड मैच होगा ना तब माइनिंग होगी। जो किसी के पर्सनल वॉलेट में बिटकॉइन है, जो किसी के उनके अपने संतोषी के अपने वॉलेट में या किसी पुरानी वेल्स उसके दोस्त के वॉलेट में बिटकॉइन है, वो सेफ है, उनके तो कोड आएंगे ही नहीं माइनिंग में, ठीक है। जो माइनिंग वाली मतलब कि उन्होंने कह ले के पॉकेट में या उस वेब3 के उस कोडिंग के अंदर रखे हुए हैं, सिर्फ वही वाले जो डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स हैं उनसे कोई नोड मैच होगा या कोड मैच होगा तो फिर वो माइनिंग होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये इथेरियम की एग्जांपल है, इसमें जो है ना वो स्टैकिंग कर सकते हैं आप। इन्होंने अभी इथेरियम की एट द मोमेंट वैसे अभी वो माइनिंग अलाउ नहीं कर रहे इथेरियम इस टाइम पे, लेकिन वो एयर ड्रॉप्स वगैरह वो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल आप इथेरियम को होल्ड करते हैं 6 मंथ तक, वो आपको उसमें कुछ एयर ड्रॉप्स देते हैं, इस तरह के ऑप्शन, सिंपल वो कुछ ऑप्शन है उसमें वो दे रहे हैं अभी। और पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, पब्लिक की क्या होती है जी? पब्लिक की वो ऐसी की होती है आप किसी को शेयर करें तो कोई बंदा आपको उसकी ये जैसे कह लें कि आपका एक IBN नंबर है, जो आप किसी को दे भी दें तो उसकी बेस पे कोई आपका वॉलेट हैक नहीं कर सकता। जस्ट आपको उस पब्लिक की बेस पे वो आइडेंटिफाई करके कुछ ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट की ये आपने कभी किसी को नहीं दी। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा डेली बेस के ऊपर फ्रॉड हो रहे हैं ये प्राइवेट की वजह से। ताकि आप फ्रॉड हो रही, कोई लोग पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि हमें ना बाइनेंस वाले यूज़र चाहिए वेरीफाइड। कुछ कहते हैं जी हमने ट्रांजैक्शन करनी है, हमारे पास कुछ बड़े अकाउंट हैं तो उसमें से अमाउंट इकट्ठी निकल नहीं रही, तो छोटे अकाउंट चाहिए उनमें हमने इतने $, की ट्रांजैक्शन करनी है, फिर वो बाद में हमें वापस ट्रांजैक्शन करेंगे कुछ टाइम। इस तरह करके लालच देते हैं। वो कहते हैं आप 10% रख लेना, उसमें से 20% आप रख लेना। फॉर एग्जांपल हम $1 लाख की ट्रांजैक्शन करेंगे आपके अकाउंट में, आप 1 मंथ के बाद वो हमें वापस भेजोगे क्योंकि अभी हमारे अकाउंट की लिमिट रीच आउट हुई है, लेकिन आप उसमें से हमें 90,000 भेज दोगे। जब तक लालच जिंदा है ना फ्रॉडिया भी जिंदा है। और वो कहते हैं हमें इसके लिए आपके चाहिए पब्लिक की चाहिए, प्राइवेट की चाहिए, प्राइवेट की नहीं देनी आपने किसी को, और ये अपने पास भी महफूज रखनी है। और अपने पास ही आपने खाली ईमेल पे नहीं, इसको किसी और जगह पे किसी हार्ड फॉर्म में डायरी शायरी पे कहीं पे लिख के वो आपने प्राइवेट की को महफूज रखना है। क्योंकि कुछ ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं कि लोगों की प्राइवेट की गई और उनका अकाउंट ही रिकवर नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए आपने अपनी प्राइवेट की को सिक्योर रखना है, प्रिंट करके इसका चाहे कि बैंक के लॉकर में रख दें कहीं पे, देखें। अगर आपके अकाउंट में देखें few $1000 हैं तो वो यही समझें कि वो ज्वेलरी आप कहाँ पे रखते हैं, लॉकर में रखते हैं ना, तो वो few $1000 जो डॉलर्स हैं वो उनकी ओनरशिप प्राइवेट की के बगैर कंप्लीट नहीं है। तो आप अपनी प्राइवेट की का ख़ास जगह पे इसका इंतज़ाम करके उसको संभाल के रखें, क्योंकि जब भी आपने कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करनी होगी ये आपको ये प्राइवेट की मांगेंगे आपसे वॉलेट। फिर हॉट वॉलेट होते हैं, कोल्ड वॉलेट होते हैं, और फिर अच्छा हॉट जो वॉलेट है ना, ये आप जो बाइनेंस यूज़ करता है वो 2 ऑप्शन आती हैं जब भी आप होम से कहीं पे जाते हैं, ठीक है। एक वॉलेट की ऑप्शन आ रही होती है, एक आपका वैसे बैलेंस बाहर शो हो रहा होता है। जो वॉलेट आपका वहाँ पे है ना वो आपका हॉट वॉलेट है। क्या बैलेंस शो हो रहा था सर? वो हॉट वॉलेट है, ये मैं इधर दिखाता हूँ।
हॉट वॉलेट भी आपका सिक्योर नहीं है। बहुत ज़्यादा अमाउंट आपने इसमें नहीं रखनी होती। अच्छा ये देखें ना, ये एक्सचेंज का एक ऑप्शन है और दूसरी तरफ कौन सा ऑप्शन है, वॉलेट का। वॉलेट की जी। एक्सचेंज के अंदर जो अमाउंट है आपकी, वो अमाउंट वो है कि जो ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है जी। एक्सचेंज के अंदर फिर फर्दर उसकी सेग्रीगेशन है, वो आप स्पॉट में भी यूज़ कर रहे हैं उस अमाउंट को, उस अमाउंट को आप फ्यूचर में भी यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा भी कोई 3-4 टैब्स बने हुए हैं, ठीक है। फ्यूचर की आगे फिर सब कैटेगरीज हैं, उसको हम देखेंगे। और जो आपके ये वैलेट के अंदर है ना, वहाँ पे करेंसीज वो बढ़ नहीं रही। जी। वो आपने जितने एथेरियम लेके रखे हैं उतने ही हैं, ठीक है। और उनको आप एक करेंसी को सारी की सारी को दूसरी में शिफ्ट कर सकते हैं, उधर को ट्रेड नहीं है वो, उससे आप एक करेंसी को दूसरी में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से जो है ना वो ट्रेडिंग नहीं वहाँ से आप ले सकते। एक करेंसी को दूसरे एक्सचेंज में शिफ्ट कर सकते हैं। एक करेंसी लेट्स से कि वहाँ पे आपके USDC हैं, ठीक है। USDC से आप वहाँ पे सालाना खरीद सकते हैं, वॉलेट के अंदर भी खरीद सकते हैं, सिर्फ स्पॉट में नहीं खरीद सकते, ठीक। वॉलेट में भी आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, आप USDT से या USDC से वहाँ पे इथेरियम बाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह उसके अंदर जिससे आपने बचना है, अब मैं वो चीज़ भी बता दूंगा, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपने वहाँ पे कुछ नए नए टोकन शो हो रहे होते हैं वॉलेट में, आपको ऐसे टोकन भी शो होंगे जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए, जो अभी तक स्पॉट और फ्यूचर के लिए अवेलेबल नहीं है, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन वॉलेट में ख़रीदने के लिए आपको मतलब सैकड़ों टोकन शो हो रहे होंगे, वो सब स्कैम है। अच्छा, वो अट्रैक्ट कैसे कर रहे होते हैं टोकन, आप अपना वॉलेट खोलते हैं ना, फिर उधर टोकन्स में जाते हैं तो उसके देखते हैं कोई एक दिन में 80% अप जा रहा है, कोई एक दिन में 50% अप जा रहा है, कोई एक दिन में 80% डाउन, 16% डाउन जा रहा है, 10% डाउन जा रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है वहाँ पे। वो डी लिस्ट आप वॉलेट में एक टोकन खरीदेंगे $100 का है ख़ास, आप देखेंगे भाई ये आज मैंने $100 का, अगले दिन वॉलेट खोलेंगे वो $100 का था, आज 120 का हुआ, उससे आगे वो 200 का हुआ, कमाल हो गया, बेहतरीन। हफ्ते बाद खोलेंगे वो होगा ही नहीं, टोकन ही नहीं होगा, नज़र भी नहीं आएगा। अच्छा, ये आपके एक्सचेंज के ऊपर अगर कोई डी लिस्ट होगा ना, वो आपके पोर्टफोलियो में नज़र भी आ रहा होगा और साथ लिखा भी होगा कि डी लिस्टेड, लेकिन वॉलेट में वो नज़र ही नहीं आएगा, उसकी पहले रिस्क वार्निंग भी आ रही होती है, तो इसलिए उसमें नहीं जाना। रिस्क भी ज़िंदगी में अगर लेना है या बिजनेस में लेना है ना, तो वो कैलकुलेटर लेना है, जो कैलकुलेटर नहीं है वो रिस्क नहीं लेना। आप तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि रिस्क हमेशा कैलकुलेटर लेना, वो वॉलेट में जो बाइंग है वो नहीं आपने करनी। वो सब फ़ायदा वो जो क्रिएटर्स होते हैं उनका ही होता है, बाइंग वाले। अच्छा, उस वो वहाँ पे क्या कारोबार चल रहा है, वॉलेट के अंदर जो टोकन शो हो रहे थे वो कारोबार चल कैसे रहा है, उसमें पता कैसे होता है कि बहुत सारे फेसबुक के ऊपर हैं ये सिग्नल सेलर फ्रॉड, ये वो कहेंगे जी हम आपको कहेंगे ये टोकन लेना है आपने लेना है, हम आपको कहेंगे ये बेच देना है आपने बेच देना है। अब एक बंदे के साथ हजार बंदा जुड़ा हुआ है, वो उनको देगा 4 सिग्नल राइट, प्रॉफिट हुआ है कि नहीं उनसे पूछेगा, वो कमेंट में बताएंगे इतने $1 का प्रॉफिट हुआ, 5 का हुआ, 10 का हुआ। एक सिग्नल गलत होएगा आपका 10 में से ये 2, लेकिन वो जो गलत होएगा ना वो बहुत सारों को ले डूबेगा, बहुत सारा। उस टोकन की उनके साथ कोई पे करते हैं, टोकन वाले पे करते। और अगर आप बड़े इन्फ्लुएंसर हैं ना, आप लोग अप्रोच करेंगे, वो कंपनीज अप्रोच करेंगे जिन्होंने नए नए टोकन बनाने, वो खुद आपको अप्रोच करेंगे, आपको ऑफर करेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है ये साद भाई के साथ, डकी भाई के साथ, ठीक है, ट्रेडिंग में आए, लॉस हुआ, उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल काम है ट्रेडिंग, तो आसान काम चाहिए। इस तरह के इन्फ्लुएंसर तो चाहिए, जिन्होंने बड़े फ्रॉड करने उनको तो चाहिए इस तरह के इन्फ्लुएंसर। और एक्सचेंजेस ने इनसे कांटेक्ट किए, छोटी मोटी जुए वाली एक्सचेंजेस ने, और इन्होंने आगे इनको प्रमोट किया, उनसे करोड़ों रुपए लिए
और आप पकड़ेंगे। देखें जो गलत चीज़ है ना उसका एंड बुरा होता है। ट्रेड को अगर जुआ समझेंगे ना, जुआ समझ के करेंगे ना, हो सकता है कि आप सिग्नल बेस पे कोई 100 में से 70 जीत भी जाएं, लेकिन वो जुआ ही है। लेकिन अगर ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग है, उसको ट्रेडिंग समझ के करें। ट्रेडिंग समझ के करने का मतलब ये है कि उसको आप टेक्निकल उसके अंडरस्टैंड करके, बेसिक्स अंडरस्टैंड करके, ये एक डिजिटल एसेट है, आप उसको बाय कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उसको फिर आप जुआ समझ के ना खेलें। और जो ट्रेड होती है उसमें जुए की तरह प्रॉफिट भी नहीं होता, यस नो नहीं होती उसमें। जुआ क्या होता है जी, प्राइस अप जाएगी, ये नीचे जाएगी, यस ही आप ये फाइनेंस के अंदर भी आप जुआ भी खेल सकते हैं, आप ट्रेड भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है ना, ठीक है। अब मैक्स एक्सचेंज है, उसके अंदर दोनों ऑप्शन है। मैक्स एक्सचेंज में तो उन्होंने जुए को बहुत ईजी किया हुआ, उसमें यस नो की ऑप्शन बाकायदा दी हुई है कि आप यस करें या नो करें, प्रेडिक्ट करें किधर जाएगी ट्रेड। अगर यस किया तो आपको उसके मिलेंगे पैसे, नो किया तो आपके कटेंगे। इस साइड में नहीं जाना, ये मैक्सी में है सर। इस पे नहीं जाना, गलत चीज़ है। जो गलत है वो गलत है, जो मतलब हमारे मज़हब ने जिसको गलत कह दिया वो गलत है। फिर ऐसी मेरे बाकी मैं तो देखें कोई आलम नहीं हूँ, अगर एक बंदा ट्रेडिंग के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट ट्रेड के ऊपर लगा रहा है ना जिससे उसका अकाउंट वॉश हो जाए, वो भी जुए में ही आएगा। लेकिन आप एक डिजिटल एसेट बाई कर रहे हैं, डिजिटल एसेट कोई भी हो सकता है, वो करेंसी के अलावा भी कुछ हो सकता है। ये स्टॉक मार्केट सारे डिजिटल एसेट ही है ना, शेयर आपके अकाउंट में आपके हाथ में तो कोई नहीं आके देता, वो सारा डिजिटल एसेट है, वो आप बाय कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी अगर आपको ये लगता है ना कि वो कोई कंपनी है, या तो उसके शेयर 100% बढ़ जाएंगे या ज़ीरो हो जाएंगे, जिस भी कंपनी में वो ज़ीरो वाला ऑप्शन है ना, वो जुए में ही आएगा भाई। जिसमें आपका पैसा 100% ज़ाया होने का चांस है ना, वो चीज़ जुए में आएगी, उससे बचना है, नहीं जाना उसमें शक शुबे वाली चीज़। अच्छा, हॉट वॉलेट्स हैं, कोल्ड वॉलेट्स हैं। अच्छा, कोल्ड वॉलेट्स ये भी ऑप्शंस होती हैं, आप जो है वो हार्ड ड्राइव के अंदर जो है अपनी कॉपी पेस्ट कर लें अपने कोडिंग को, अपने डेटा को, और उसको जो है वो ऑफलाइन कर लें। अभी पाकिस्तान में तो ये अवेलेबल नहीं है, यूएस में या आप ऑनलाइन इस पे अमेज़ॉन पे लिखेंगे ना कि हार्ड ड्राइव टाइप वॉलेट, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। वॉलेट बनाना भी सिखाएंगे बिल्कुल, वो हम मतलब उसको कैसे क्रिएट करते हैं उसको भी देख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, अब ये जो हार्डवेयर वाले वॉलेट हैं या ऑफलाइन वॉलेट हैं, ये क्यों पॉपुलर है, ये क्यों लोग यूज़ करते हैं? जिनके अकाउंट्स बड़े हैं ख़ास तौर पे, ठीक है, वो इसलिए इनको यूज़ करते हैं कि वो जो हैकर्स हैं उनके अटैक से बचा जाए, ठीक है। वो इसलिए इन मतलब कि ऑफलाइन वॉलेट्स को यूज़ करते हैं, और इनकी नीड भी उनको ही होती है। अब ऐसा नहीं होगा कि बाइनांस में आपके लेट से कि 50,000 या 10,000 डॉलर पड़े हुए हैं और कोई हैकर जो है वो स्पेसिफिकली आपको टारगेट करके उसमें से निकाल लेगा। हाँ, अगर किसी रोड में मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर उनकी पूरी टीम वर्क कर सकती है, वो उनको पे आउट भी करेगा। जो बड़ी वेल्स हैं वो इसीलिए जब भी वो ट्रेडिंग करती हैं ना, वो कह रहे हैं उन्होंने वॉलेट से इतने एक्सचेंज में ट्रांसफ़र किए, और फिर वो नज़रों में आ जाते हैं बड़े वॉलेट्स, और वो ट्रैक हो रहे, उनकी एक्टिविटी तक ट्रैक हो रही होती है कि उनकी वो कौन सी ट्रेड ले रहे हैं, कब ले रहे हैं। जैसे आजकल वो एक इनसाइडर के पीछे पड़े हैं, जो शॉर्ट और लॉन्ग खोलता है मार्केटिंग, वो जिसका विन रेट बहुत अच्छा है। तो अब लेकिन एक बंदा है उसके लेट से कि उसकी ट्रेड ही मतलब few $100 या few $1000 की है, और इस तरह के तो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उनको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं जनाब इसको ऑफलाइन पे ले जाऊँ, मैं इसको हार्ड इसके लिए जो है वो वेयर वॉलेट यूज़ करूँ। तो ये कोल्ड वॉलेट जो है ये एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली, इसमें कह लें कि ऑनलाइन अगर इसको आप चेक करेंगे तो ऑन एवरेज इसकी जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन $500 के करीब से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा, फीएट क्या होता है, और क्रिप्टो का तो आपने पढ़ लिया, फीएट वर्सेस क्रिप्टो। फीएट क्या है जी, गवर्नमेंट इशू करेंसी है, सेंट्रलाइज है, ठीक है, जैसे हमारा पाकिस्तानी रुपया है, यूएस डॉलर है, इसको हम कहते हैं फीएट करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो हमने देख लिया क्या होता है। फीएट डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट, क्रिप्टो डिपेंड्स ऑन कोड एंड सेंसेस एंड सिक्योरिटी एंड क्रेडिबिलिटी एंड सो ऑन, ठीक है जी।
ये अभी आपने लिखा क्रिप्टो के साथ लिमिटेड सप्लाई का वर्ड यूज किया। अच्छा, मैंने ये कह लें कि जो डेटा प्रेजेंटेशन के लिए लिया है ना, ये लिया मैंने एक्सचेंजेस से, ठीक है जी, और डिफरेंट जो करेंसीज हैं उनकी वेबसाइट से, अकॉर्डिंग टू एवरी क्रिप्टो वेबसाइट और एवरी क्रिप्टो कंपनी और एवरी जो क्रिप्टो करेंसी, उनकी सप्लाई क्या है। ये मैंने आपको किताबी बातें हैं। और आप वो अपना ओपन कर लें एक्सचेंज, उसके अंदर चले जाएं, मार्केट कैप लगी हुई है हर करेंसी। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे बिटकॉइन की बात करें तो ठीक है। बिटकॉइन की हद तक वो मैंने आपको पहले बताया, इसी वजह से उसमें जो फ्लक्चुएशन प्राइस में आती है ना, हाँ कम है। वो लिमिटेड है। हाँ यही तो हमने पहले डिस्कस किया है कि ये जो लिमिटेड वाला सीन है ना, ये क्रिप्टो में सिर्फ किसके लिए है, बिटकॉइन के लिए। बाकी तो लोग कहते हैं लिमिटेड ही है सारे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये कोई कन्वेंशनल ट्रेनिंग नहीं कर रहे, हम ये एक ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। ये जो पंप एंड डंप आई ना, अगर ये सप्लाई रियल टाइम में लिमिटेड हो, रियल टाइम में लिमिटेड नहीं है, रियल टाइम में अनलिमिटेड है। उनके पास इतने बड़े, मतलब आप मुझे बताएं, इथेरियम के इतने हर रोज नए बायर आते हैं, हर रोज नए वॉलेट बनते हैं। इथेरियम की प्राइस तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, लेकिन वो तो पिछले 2 साल से उधर ही है इधर तकरीबन, ही खड़ा हुआ है सर। ठीक है। तो ये रीज़न क्या है, वो सप्लाई लिमिटेड नहीं। पता चलता है अभी हर महीने में ना 2-3 दफ़ा पता चलता है एक वेल पुरानी सोई हुई थी, उसने इतने मिलियन के इथेरियम ऐड कर दिए। वो कोई वेल शेल नहीं है। जो फ्रंट एंड पे आपको नज़र आ रहा है ना, बैक एंड पे ऐसा नहीं है। और इसमें एक और, अगर इसको सिंप्लीफाई करने के आप लोगों के लिए समझना इन चीज़ों को इसलिए भी आसान है, बीइंग अ मुस्लिम, आपको पता है कि जो चीज़ें प्रेडिक्ट की गई हैं हदीस के अंदर वो होनी है, वो होनी है, 100% होनी है, 200% होनी है। अब कहा था ना कि ये जो चरवाहे हैं सहराओं में ऊँट चराने वाले, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में मुकाबला करेंगे एक दूसरे का, बना ली, ठीक है। फिर अगर हदीस हम पढ़ें तो ज़्यादा डेप्थ में ना जाए, सिर्फ सही बुखारी की एक किताब पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है कि एक हदीस का मफहूम है कि एक वक्त आएगा क़यामत के करीब कि ये पूरी जो दुनिया की फाइनेंस है ना, उसको वो दज्जाल कंट्रोल करेगा, और दज्जाल इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा, जिसको चाहेगा अमीर कर देगा, जिसको चाहेगा। और इतनी फरावानी होगी ना दौलत की कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आप देख लें दौलत की कितनी फरावानी है। और ये जो क्रिप्टो और फिएट क्रिप्टो है, डिजिटल करेंसी है, इसकी तरफ दुनिया ने जाना ही है। इसकी तरफ जाए बगैर एक बंदा पूरी दुनिया की करेंसी को कंट्रोल कर सकता है? नहीं। ये क्यों जाना है? वो उस हदीस की तशरीह अगर देखें ना, तो उसके अकॉर्डिंगली दुनिया ने इस क्रिप्टो की तरफ जाना ही जाना है। जैसे वो चरवाहों ने लंबी बिल्डिंग्स बनानी थी, बनाई है। अब पूरी दुनिया को अगर कंट्रोल करना है ना, पूरी दुनिया की फाइनेंस को, तो पूरी दुनिया की फाइनेंस को किस पे शिफ्ट होना चाहिए? डिजिटल करेंसी, वेब 3 पे। फिर उस पूरी दुनिया की फाइनेंस को और पूरी दुनिया की दौलत को एक बंदा कंट्रोल कर सकता है। और ये होना है, ये हो रहा है, अभी इसका जस्ट स्टार्ट है। और ये बहुत तेजी से होनी है चीज़ें अभी, मतलब लोगों ने इस करेंसी के ऊपर शिफ्ट होना है। अभी तो इसका जस्ट स्टार्ट है। अभी भी पाकिस्तान में बहुत थोड़े लोग इसको जानते हैं, लेकिन जो लोग टाइम से इन हो जाएंगे ना, वो फिर ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे इसमें से, और जो लालच करने वाले होंगे वो नुकसान भी उठाएंगे। और एक वक्त ऐसा आना है, जाहिर है हम, ये तो ज़ाहिर है मैं स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन क़यामत के करीब एक वक्त ऐसा आएगा कि जो उसका फॉलोअर होगा दज्जाल का, वो उसको रीच करेगा। जो उसको फॉलो नहीं करेगा, उसके वॉलेट खाली रहेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल ये तो एक कह लें कि अलग एक ये बैकएंड का एक कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लिमिटेड वाला जो चक्कर है ना, दुनिया के लिए है लिमिटेड वाला। ये जो इसके बैकएंड पे लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ भी लिमिटेड नहीं है। अब ट्रम्प फैमिली है, ये कल का वाकया, उन्होंने सीजी को जनाब पैटर्न माफ़ी दे दी, सदारती माफ़ी।
सीजी के ऊपर कुछ क्राइम थे अकॉर्डिंग टू यूएस लॉ, ठीक है जी, इसके क्रिप्टो के हवाले से ही, इसी तरह कुछ और चीज़ों के, वो सब में उसको क्लीन चिट दे दी। अब ट्रम्प फैमिली सीजी को कहती है कि हमें इतने बैकएंड में तो हमें नहीं पता क्या डील हुई है, ठीक है, हमारी इस बंदे के इसके अकाउंट में इतने जो है ना BNB ट्रांसफ़र कर दें। CNB को इसको सीजी को ट्रेस कर सकता है कि इसने कितने इसने BNB उनको ट्रांसफ़र किए? कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और सीजी के लिए उन BNB की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। सीजी चाहे तो एक दिन में 1 मिलियन BNB बना सकता है, 1 मिलियन BNB एक दिन में बना सकता है, वो खुद कोडर है। अच्छा, 1 मिलियन BNB बनाने का पता क्या मतलब है? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एक दिन में वो क्रिएट कर सकता है, और मार्केट में वो आहिस्ता आहिस्ता डंप कर सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ से। जितने मर्जी वॉलेट बना के वो डंप कर देना, बड़ा वॉलेट एक ना बना। तो इसलिए फ्रंट एंड पे चीज़ें और हैं और बैक एंड पे और हैं। आपने फ्रंट एंड को पढ़ना है, लेकिन काम फ्रंट एंड के मुताबिक नहीं करना। काम आपको पता होना चाहिए कि बैक एंड पे कुछ और चल रहा है, उस हिसाब से करना है, ठीक है। क्रिप्टो लिमिटेड सप्लाई, ठीक है जी, ये किताबी बात है लेकिन एक्चुअल में सिर्फ बिटकॉइन की अभी लिमिटेड सप्लाई है। अच्छा, मान लिया बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई है, मान लिया, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आपने ये आंसर बिल्कुल न्यूट्रल होकर देना है, ठीक है, लॉजिकल आंसर देना है। आप मुझे बताएं, बिटकॉइन बनाने वाले को कोई जानता है बंदा? किसी को उसका रियल नेम भी पता है? नहीं। बिटकॉइन की जो सप्लाई है अकॉर्डिंग टू जो उसने कह दी ना, उस जिसका रियल नाम भी किसी को नहीं पता, जो उसने बताई, ठीक है, हर करेंसी का जो ओनर है या डेवलपर है या कंपनी है उसकी, वो बताती है ना कि इतनी इसकी सप्लाई होगी, इतने टोकन बनाए हैं, इतनी टोटल सप्लाई है। अच्छा, वो जो सारे स्टैट्स देती है, उस स्टैट के अकॉर्डिंगली फिर आगे ये जो एक्सचेंजेस हैं वो लिखा होता है ना उन्होंने कि इस टोकन की इतनी मार्केट कैप है, इसकी इतनी है, इतनी टोटल सप्लाई इतनी है। उनको तो ख्वाब तो नहीं आता ना एक्सचेंजेस को। एक्सचेंजेस वो डेटा कहाँ से लेती हैं? ओनर से, ठीक है। ओनर वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है किसी टोकन की। अब उसने, संतोषी ने जो कहा, वो कहा भी नहीं, उसने जो लिखा कि ये इसकी इतनी सप्लाई है, इतने % इसका, 30% मेरे पास है, दोस्तों के पास है, ठीक है, बिग वेल्स के पास है, इतने % मार्केट में दे दिया, इतने % माइनिंग के लिए दे दिया, और ये टोटल टोकन है। दुनिया ने यकीन कर लिया, और अभी ये भी नहीं पता कि वो बंदा है कौन। इसका मतलब ये है कि ये जो लिमिटेड सप्लाई वाला, ये वाली बात बिटकॉइन के लिए सबसे बेहतर अप्लाई होती है, लेकिन उसके केस में भी 100% ये वैलिड नहीं है भाई। हो सकता है कि वो जो संतोषी है वो कोई संतोषी बंदा ना हो, मुमकिन है कि वो भी ये जो इल्यूमिनाटी या कोई मतलब कंपनी या वही हो बैकएंड के ऊपर, और वो एक उन्होंने फर्जी नाम बस आगे लोगों को एक शो ऑफ करने के लिए या लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए कि बस वो फ्रंट एंड पे वो नाम शो किया, मुमकिन है ना। इसलिए इस धोखे में भी नहीं जाना कि कभी बिटकॉइन जो है वो नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन उसके नीचे गिरने के चांस बहुत कम, सबसे कम। क्रिप्टो में सबसे कम उसी की एक वाह चीज है दुनिया के अंदर जो नीचे नहीं जा सकती, तो गोल्ड। गोल्ड नहीं नीचे जा सकता, अब वापस नहीं जाएगा सर नीचे? नहीं, वो लिमिटेड टाइम के लिए नीचे जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड ने किधर जाना है? बिल्कुल सर, आप जाना है। पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है। वो इसीलिए जो बड़े कंट्रीज हैं वो उसको स्टॉक कर रही हैं। चाइना सबसे ज़्यादा बाय कर रहा है, और वो बाइंग की वजह से उसका रेट ऊपर जा रहा है। और अभी जो गोल्ड के अंदर डिप आई भी है ना, लॉन्गर रन में गोल्ड ने ऊपर ही जाना, ये लिमिटेड है। गोल्ड क्यों? इसलिए होता है, इसकी भी कोई करेंसी है डिजिटल। ये जो फॉरेक्स में ट्रेड हो रहा है वो रियल गोल्ड नहीं है, वो इसलिए इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। लेकिन मार्केट में जो प्राइस है ना, फिर वो जो फॉरेक्स वाली प्राइस होती है वही मार्केट में अप्लाई हो रही होती है, मार्केट भी उसी को फॉलो।
सिल्वर भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हुआ, बहुत तेज़ी से, लेकिन असल करेंसी गोल्ड ही है। देखें चांदी हमारा वो जो ज़कात का निसाब है और वो जो हमारे निसाब हैं वो किसके हिसाब से हैं? गोल्ड और सिल्वर के हिसाब से। और ये दोनों क्रिएशन है अल्लाह ताला की लिमिटेड सप्लाई में, इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर, फॉरेक्स के अंदर कर सकते हैं लेकिन रियल टाइम में लॉन्ग रन में नहीं कर सकता कोई भी, गोल्ड को नहीं कर सकता। तो गोल्ड का भी ऐसे, उसका प्रॉब्लम क्या है? जो रियल गोल्ड लेने का संभालना सबसे मुश्किल यही प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें ये फॉरेक्स के अंदर आप उसको बाई कर सकते हैं, लॉन्ग रन में वो ऊपर ही जाएगा लॉन्ग रन। और अभी एक और अपडेट ये है कि ये जो एक्सचेंजेस हैं आने वाले टाइम के अंदर इन एक्सचेंजेस की मदद से आप गोल्ड भी बाई कर सकेंगे, फाइनेंस पे भी गोल्ड बाई कर सकेंगे, ये मतलब जैसे फॉरेक्स पे बाई करते हैं, ठीक है। और इन नियर फ्यूचर इन एक्सचेंजेस के ऊपर ये जो क्रिप्टो वाली एक्सचेंजेस हैं आप फॉरेक्स और डिफरेंट बड़ी कंपनीज के शेयर भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ें भी अंडर प्रोसेस हैं, लेकिन जल्द ही विद इन फ्यू मंथ्स ये डेवलपमेंट्स होनी है। की टर्म्स आल्ट कॉइन क्या, हमने इसको वाइंड अप करना है क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी। आल्ट कॉइन क्या है जी? एनी क्रिप्टो अदर देन बिटकॉइन, उसको आल्ट कॉइन कहते हैं। टोकन क्या होता है? एसेट बिल्ट ऑन अनदर ब्लॉकचेन, ठीक है जी, उसको एक टोकन कहते हैं। DEFI डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम, ये इसका मतलब कि Web3 का जो कह लें कि सिस्टम है उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम। NFT क्या है जी? डिजिटल ओनरशिप प्रूफ ऑन ब्लॉकचेन। ये जैसे कोई बंदा अकाउंट ओपन करवाता है ना, उसको एक लेटर मिलता है कि ये आपका अकाउंट है, ये इसकी ओनरशिप है, या गाड़ी आपकी होती है तो उसके आपके पास ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये इसी तरह ही डिजिटल ओनरशिप है ब्लॉकचेन के ऊपर किसी चीज़ की, उसको हम कहते हैं NFT, ठीक है जी। अच्छा, ऑल्ट कॉइन जो हैं मेजर इथेरियम है, ठीक है जी, और फिर ये XRP है, और XRP तकरीबन पिछले काफ़ी सालों से इधर ही है। अच्छा, अब आपके लिए ये पॉइंट नहीं होना चाहिए कि कॉइन किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर है, उधर है, नहीं। आप क्या है? ट्रेडर। तो जुए वालों के लिए है ना कि कॉइन इधर है कि उधर नहीं है, अप जाएगा डाउन जाएगा। आप अगर ट्रेडर है ना, अप में भी आपने फ़ायदा उठाना है, डाउन में भी आपने फ़ायदा उठाना है। आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आप क्यों नहीं जा रहे कॉइन, बल्कि आपको तो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार ये कॉइन स्टेबल है, इधर ही रहता है, ज़्यादा ये इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है। वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उस पर आपको जो असेस करना है चीज़ों को, पैरामीटर्स को, ज़्यादा ईजी है। एक लॉस की चांस भी कम है, लेकिन स्टिल जो है वो आपने कुछ लिमिटेड से कॉइन्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे जब हम ट्रेड्स लेंगे कि आपने मेनली इनके अंदर ही रहना है बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बाकी हैं कॉइन्स, तो इसमें से सोलाना इम्पोर्टेंट है एक, लेकिन ये बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं ना, वो सब कॉइन का वो जो लिमिटेड वाला सिनेरियो है ना, वो किसी का भी नहीं है। अब ये सोलाना कॉइन है, इसको लोगों ने इतनी हाइप दी हुई है, इसको लोग ले गए हैं, मतलब 200 तक ले गए हैं। आप मुझे बताइए इसका रियल टाइम में यूज़ अभी तक क्या है? इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताएं, अभी तक कोई एक नहीं है। XRP के साथ फिर भी अभी स्टिल कुछ बैंक्स हैं इनलाइन, ठीक है। XRP के साथ कुछ मार्ट्स हैं इनलाइन, वो कह रहे हैं जी हम क्या करेंगे, हम जो है वो आपकी करेंसी के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शंस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक सोलाना का तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि इसको किसी ने ऑन बोर्ड किया हो, ये तो फ्री में पंप हुआ हुआ कोई, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह जो इथेरियम है वो भी ऐसे ही है। अच्छा, अब जो BNB है उसके पीछे एक थोड़ी सी वो लॉजिक है। लॉजिक पता क्या है? अब बाइनांस सबसे बड़ी है एक्सचेंज, अपना टोकन है, और वो कहते हैं जी अगर आपने हमारे इतने टोकन होल्ड करके रखे मिनिमम, तो हम आपको जो इसकी ट्रेडिंग की फी है ना उसमें डिस्काउंट देंगे। पॉइंट आ गया ना?
BNB क्या दे रहा है जी? BNB अब इस ये जो एक्सचेंज है ना, सबसे ज़्यादा यूज़र इसके हैं। फॉर एग्जांपल अगर पूरी दुनिया में 5 लोग अगर क्रिप्टो यूज़ कर रहे हैं ना, तो हर 5वां बंदा किसका यूज़र है? बाइनांस। इतनी बड़ी एक्सचेंज है, यानी बाकी सारी एक्सचेंज जो है उनका अगर शेयर लेट से कि बाकी 100 एक्सचेंज है और उनका जो एक शेयर है लेट से कि वो 80% है ना, तो बाइनांस का अकेले का शेयर कितना है? 20%। किसी और एक्सचेंज का मार्केट में 20% शेयर नहीं है, सबसे ज़्यादा इसी का शेयर है। तो अब वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को या इतनी बड़ी वो क्लाइंटेज को वो डील कर रहा है और उनको एक ऑफ़र दे रहा है कि आप BNB लेके रख लें। मैंने खुद रखे हुए हैं BNB लेके, उनका मकसद सिर्फ यही है कि मुझे ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट मिले। तो इस वजह से उसकी वो थोड़ी सी कह लेंगे डिमांड जो है वो एक रियल टाइम में जनरेट हो भी रही है डेली बेस पे और बढ़ भी रही है। तो इस वजह से उसने आप ही जाना है। और फिर वो बाइनांस सबसे बड़ी एक्सचेंज है और वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसका अपना टोकन नीचे है, तो उन्होंने हर सूरत उसको ऊपर ही लेके जाना। मैंने इसको 600 पे भी देखा हुआ है, अब 1150 हो रहा है। और इसकी अगर आप हर महीने की कैंडल देखें ना, वो आप है हर मंथ की इसकी कैंडल आप, तो इसमें मतलब कि आप ट्रेड ले सकते हैं। ये डैप्स क्या होते हैं? क्या चीज़? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स, डी एप्स। ये मुझे भी नहीं पता डी एप्स क्या है, इसको देखना पड़ेगा। ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में जो है ना ये इथेरियम, अच्छा इथेरियम जब ये इसने बनाया ना, जिस बंदे ने, ये टैटू मैन ने, तो उसने ये कहा है कि ये इसको जो है मैं डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं वो मेरे थ्रू पेमेंट्स कर सकेंगी, मतलब हमारी करेंसी के थ्रू पेमेंट्स कर सकेंगी या कलेक्ट कर सकेगी। यानी उसने इसको बिटकॉइन का अल्टरनेट कॉइन बना के प्रेजेंट किया, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो है वो हमारे कॉइन्स को यूज़ करते हुए ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो पेमेंट्स रिसीव कर सकती हैं, सेंड कर सकती हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ही इम्प्लीमेंटेशन, पेमेंट और रेमिटेंस ट्रांसफ़र, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, वही बात है कि कोई एक इसको कंट्रोल नहीं करेगा, किसी एक की मोनोपोली नहीं होगी। सप्लाई चेन ट्रैकिंग के इसमें हर टोकन जितनी दफ़ा ट्रांसफ़र होता है वो पता चलता है कहाँ से आया है, तो वो जो एक मनी लॉन्ड्रिंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होगा। NFTs एंड डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके क्रिप्टो एंड बिजनेस फाइनेंस। अच्छा, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, टेस्ला, पेपॉल और दूसरे जो हैं, वो क्रिप्टो को अभी पेमेंट्स के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। रशिया ने भी लीगलाइज कर दी है इसको एज आ मतलब कंट्री। पहले उसने इलीगल कहा हुआ था इसको क्रिप्टो को ना, अभी उसने भी लीगलाइज कर दिया। और वो भी बल्कि दुबई में अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है आप डायरेक्ट बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हैं, आपको कन्वर्ट भी नहीं करवाना पड़ेगा उसको US डॉलर्स में, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स एक्सप्लोरिंग CBDCs, ठीक है जी। सेंट्रल बैंक डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी या डिजिटल करेंसीज, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है वो डिजिटल करेंसीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि हर जो एक बैंक है वो अपना टोकन इशू करे, एक डिजिटल करेंसी जो है वो अपनी लॉन्च करे। और बल्कि बैंक से पहले टेस्ला ने अपने अभी जो टोकन हैं काफ़ी सारे उसने वो लॉन्च किए हुए, लॉन्च कर दिए। अभी वो इनिशियल स्टेज पे हैं, वो लोग उनको वॉलेट में ख़रीद रहे हैं, वो एक बनाते हैं, फिर वो उसके कोडिंग में क्योंकि वो टेस्टिंग फेज में है ना, कोडिंग में कोई इशू निकलता है वो सारा टोकन वापस ले लेते हैं। अभी इस स्टेज पे वो चल रहा है, कंपनीज लॉन्च कर रही हैं। फिर बल्कि अभी रिसेंटली ये जो है साउथ कोरिया, उसने गवर्नमेंट लेवल पे जो है इसको प्रमोट करना शुरू किया हुआ है और वो अपने टोकन गवर्नमेंट लेवल पे इसमें निकाल रहा है, ठीक है। वो भी अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्रिएटिंग न्यू फाइनेंशियल मार्केट्स, ऑब्वियसली अभी बाइनांस भी इधर पाकिस्तान में रजिस्टर होने के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है और डिफरेंट दूसरी एक्सचेंज है उन्होंने भी इधर जो है वो अप्लाई किया हुआ है। और बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी Web3 की कंपनीज ने ये जो फेज 7 और फेज 6 के साथ ये जो NSIT सिटी बन रहा है वहाँ पे प्लॉट्स खरीदें और वहाँ पे वो अपने डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर।
और वो पूरे एक ब्लॉक, वहाँ पे एक ब्लॉक है, वो कई एकड़ों में है, DHA Phase 6 PKLI हॉस्पिटल के पास। और उसमें एक पूरे ब्लॉक का नाम क्या है, एस्ट्रा। एस्ट्रा क्या है? डेटा सेंटर के लिए वहाँ पे वो कंपनीज ने प्लॉट खरीदे हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के अपने सुपर कंप्यूटर रख के डेटा सेंटर उधर बनाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल कंपनीज US चाइना की वो वहाँ पे प्लॉट वो लीज पे उनको मिलता है वैसे, क्योंकि पाकिस्तानी नेशनल पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदी, जो बाहर की कंपनी उन्होंने लीज पे लिए वहाँ पे प्लॉट 100 ईयर की। अच्छा, रिस्क एंड सिक्योरिटी, प्राइस वॉलेटिलिटी, ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा फ़ायदा है उसमें ज़्यादा नुकसान भी होता है। स्कैम, फिशिंग। अच्छा, ये फिशिंग क्या होता है जी? फिशिंग यही होता है कि आपको एक लिंक भेजा जाता है, आपको कहा जाता है ये फॉर एग्जांपल लिंक पे क्लिक करें ताकि आपके अकाउंट में वो जो इतने डॉलर हैं वो हम ट्रांसफ़र कर दें, ये इतने टोकन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। वो लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं ना तो आपकी इन्फॉर्मेशन उधर चली जाती है हैकर के पास, वो जाती है, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आपने किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, ख़ास तौर पे उस ईमेल से जिसके ऊपर आपने अपना ये अकाउंट बनाया हुआ। अननोन लिंक को तो आपने क्लिक करना ही नहीं है ना, कभी भी नहीं करना। रेगुलेटरी रिस्क हैं और टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं। ये रेगुलेटरी रिस्क का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कभी भी जो है ऑब्वियसली इसके ऊपर को ख़ास तरह के टैक्स भी अप्लाई कर सकती है। अब जैसे साउथ अफ्रीका में उन्होंने और नाइजीरिया में 20% टैक्स लगाया क्रिप्टो के प्रॉफिट्स के ऊपर। इंडिया ने भी टैक्स लगाया हुआ है क्रिप्टो की ट्रेडिंग के ऊपर, जितने प्रॉफिट्स होते हैं उनके ऊपर। तो ये चीज़ें भी वो क्या अपनी सिस्टम को इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे? एक्सचेंजेस वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, वो एक्सचेंजेस बताती हैं कि इस अकाउंट तो वो एक्सचेंज डेटा प्रोवाइड करती है। रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, गवर्नमेंट डेवलपिंग क्रिप्टो रेगुलेशन ग्लोबली। पाकिस्तान में भी अलाउ कर दी है इन्होंने, ये एक्सचेंजेस को रजिस्टर कर रहे हैं। इसी लिए मैं आपको बता रहा था कि DHA Phase 6 के पास वो जो कंपनीज हैं वो प्लॉट लीज पे ले रही हैं, और उसके साथ साथ बिलाल बिन साकिब को इन्होंने क्रिप्टो का वो बनाया हुआ है मशीर, और वो बेसिकली कोर कमांडर पेशावर का है दामाद। KYC रिक्वायरमेंट राइजिंग, ऑब्वियसली KYC तो होनी चाहिए, ठीक है जी। KYC क्या होता है? इसमें ये वेरिफिकेशन होती है कि ये जो पर्सन है वो रियल है, कोई फेक पर्सन नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला नहीं है। बल्कि जिसमें वो कहते हैं वीडियो बनाएं अपनी, ये करें वो करें, अपने बारे में बताएं, ठीक है, अपना ID कार्ड लेके साथ पिक्चर लें, ये KYC होता है। बैलेंसिंग इनोवेशन विद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अच्छा, इंटीग्रेशन विद AI फ्यूचर में ऑब्वियसली AI के साथ AI के साथ इंटीग्रेट करने की अगर बात करें, अभी रिसेंटली कोई 3 डिफरेंट जो है ना, ये ग्रुप और ये ChatGPT और ये जो चाइनीज़ है क्या नाम है उसका, DeepSeek, तीनों एक पर्सन ने तीनों की मदद से वो ट्रेड की, ठीक है जी, और सेम टाइम पे और सेम कह लें कि वॉल्यूम के साथ और सेम, और तीनों को कहा गया अपना बेस्ट जो कॉइन है वो सिलेक्ट करो, बेस्ट एंट्री प्राइस, ठीक है जी, और बेस्ट उसका टेक प्रॉफिट और सारी चीज़ें वो पूरी एक तीनों से उसने तीनों इन डिफरेंट ये प्लेटफॉर्म से उसने ट्रेड की, एक पूरी वो जो होमवर्क है वो करवा के उनसे उसके अकॉर्डिंगली उसने ट्रेड की। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट बनाया वो DeepSeek ने बनाया, दूसरे नंबर पे बनाया ग्रुप ने, और तीसरे नंबर पे ChatGPT। तो AI जो है उसकी इंटीग्रेशन करके लोग उससे भी पैसे कमा रहे हैं। सर वो सिग्नल वहाँ से इस तरह जिस तरह आप बताया कि ChatGPT से बना के वही आगे सिग्नल वही आगे वो सेल करते हैं। लेकिन ये जो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये इससे भी बनाते हैं, और दूसरे नंबर पे वो एक्सचेंजेस भी देती हैं सिग्नल, और ये जो करेंसीज वाले हैं वो भी कुछ सिग्नल जनरेट करके देते हैं। पेड टूल भी खरीदा था ये कुछ चाइनीज टूल है इस तरह के जो सिग्नल बना के देते हैं। लेकिन याद रखें क्रिप्टो के अंदर जब आपने जेन्युइन काम करना है ना, लॉन्ग रन में अगर आपने चलना है, अकाउंट वाइट वॉश होने से बचना है, किसी सिग्नल में नहीं चलना। जो इंसान और ह्यूमन एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है ना, वो और कोई भी नहीं कर सकता। जहाँ पे बैकएंड के ऊपर कुछ और हो, फ्रंट एंड के ऊपर कुछ और चल रहा है, वहाँ पे वो सारी कैलकुलेशन, क्योंकि AI ने काम तो करना है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम्स और सारी लॉजिक्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन किसी भी टाइम जो उसमें डंप आना है ना, उसने तो किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक, किसी एल्गोरिथम के मुताबिक नहीं आना। इसलिए आपने
अपनी ट्रेड खुद डिसाइड कर, हाँ ये से आप हेल्प ले सकते हैं। आपने एक फॉर एग्जांपल एक क्या लें स्ट्रेटजी बनाई, वो आप स्ट्रेटजी दे दें यही, उसमें कोई फॉल्ट हुआ वो उसमें से निकाल देगी, लेकिन 100% यही के ऊपर अलाय करके आप ट्रेड नहीं ले सकते। लेयर 2 सोल्यूशन फॉर स्केलेबिलिटी, ठीक है जी। ये है क्या लेयर 1 लेयर 2? लेयर 1 लेयर 2 लेयर 1 लेयर 2। लेयर 1 बेसिकली देखें जो ये एक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक कॉइन है, उसने एक ख़ास मार्केट कैप को अबूर कर लिया है, अब वो लेयर मतलब 2 का कॉइन हो गया, ठीक है। लेयर 1 मतलब वो एंट्री लेवल कॉइन है, अभी उसने एक ख़ास मार्केट कैप को अबूर नहीं किया, उसमें बहुत ज़्यादा भी बायर एक्टिव नहीं हुए, तो वो भी अभी लेयर 1 का कॉइन है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट मॉडल। अच्छा सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट का मतलब ये है कि ये जो क्रिप्टो है, डिजिटल करेंसी है, इसमें आपका मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये, क्योंकि प्रिंटिंग श्रिंटिंग ये वो वेस्ट है, ये चीज़ें नहीं होती इसमें, ठीक है। और समरी एंड टेक अवेज, क्रिप्टो करेंसी जो है जी इसमें एक नई डेफिनेशन है मनी की। बिटकॉइन इंट्रोड्यूस डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट, ये देखें ये जो बात है ना, बिटकॉइन इंट्रोड्यूस डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट, ये किताबों की हद तक ठीक है, लेकिन रियल टाइम में इसके 100% उल्ट है। ट्रस्ट सबसे ज्यादा, अगर आपको ट्रस्ट चाहिए, आपने मेरे से फोन पे बात की या वॉइस मैसेज मेरा सुना या मुझे देखे बगैर आप मुझे मेरे बारे में ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब आप मुझसे आके मिले, इंटरेक्शन हुआ, आपका ट्रस्ट का लेवल अब बढ़ा, ठीक है। और ये जर्मली होना भी ऐसे ही चाहिए। एक आप अननोन बंदे पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ उल्टा सिखाया जा रहा है। एक बंदा जिसको दुनिया जानती है, उसकी आइडेंटिटी भी किसी को पता नहीं, उसकी बनाई हुई चीज़, उसकी कही हुई बातें, उसकी लिखी हुई चीज़ें, उसको कर देंगी वो सबसे सेफ सिक्योर होता है, और जो सप्लाई उसने बता दी है वो फिक्स है। अब यहाँ पे सिखाया कुछ और जा रहा है, इसलिए ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आपने नॉलेज की हद तक तो पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा क्यों है, क्यों भाई ऐसा क्यों है कि ये लोगों को क्यों यकीन दिलाया जा रहा है कि बिटकॉइन है, ये क्रिप्टो है, इसकी वजह से चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो गई हैं, क्योंकि इसने प्रोपेगेट होना है और लोगों का ट्रस्ट बना के उन्होंने पूरी दुनिया में इसको प्रोपेगेट करना है और लोगों को यही यकीन दिलाना कि ये डिसेंट्रलाइज हो। बेहतरीन चीज़ यही है, ये किसी के कंट्रोल में भी नहीं है, हालांकि सबसे ज़्यादा यही कंट्रोल में। लास्ट साल जो डिप लगी है उसमें लोगों को रिटर्न भी किए उन्होंने यूएसडीटी, वो ये ट्रस्ट लेवल को बहाल करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि जो रिटर्न किए हैं वो किसी को भी फुल अमाउंट रिटर्न नहीं है। बिल्कुल। ब्लॉकचेन अंडरपिन्स ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशन, ये किताबी बातें हैं भाई। मेरा काम आपको बताना ये था कि मार्केट इन चीज़ों के ऊपर चलती है, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं मार्केट इन चीज़ों पे चलती है, लेकिन आपने इन चीज़ों के ऊपर नहीं चलती। ठीक है। बाकी को अच्छा एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिखानी थी, वो डाउनलोड होगी, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि इसमें मैंने भी तो किसी से सीखा ही है ना। जी सर। ठीक है, ये नहीं कि एक सारा मैं तो बिल्कुल अभी एक स्टूडेंट हूँ भाई, लेकिन बहुत सारे और लोग भी हैं जो चीज़ों की राइट डायरेक्शन को समझते हैं, लेकिन उनकी रेशो अगर आप टोटल में देखेंगे ना वो 1% से कम होगी। इसी वजह से 5% के करीब लोग हैं जो इसमें सस्टेन कर रहे हैं, और 95% क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं नुकसान करके जा रहे हैं और कह रहे हैं ये ख़राब है। फेक मार्केट है। हाँ फेक नहीं है, फ्यूचर यही है। ये वो लोग ये कह रहे हैं ना ये स्कैम है। स्कैम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने इसमें से बनाया वो ट्रम्प का बेटा जारेड। पिछले इलेक्शन में ना वो नाबालिग था, $160 मिलियन उसने एक डम में से बनाए। सर उन्होंने अपने कॉइन के साथ क्या किया? वो तो पैसे इकट्ठे किए हैं ना, जी वो बात दुकान से उठा के काम है। वो तो भाई उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, मार्केट से पैसे इकट्ठे किए हैं उन्होंने।
जैसे 6 बजे क्लास हो गई। कल देखेंगे इंशाल्लाह। ये एक वीडियो है लेकिन ये अभी ना डाउनलोड वो नहीं हो सकी, तो कल इंशाल्लाह देखेंगे। वो इसी बारे में है, ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की है ना कि रियल टाइम में कुछ और होता है, लोग इसको कैसे जुआ समझते हैं और एक्चुअली ये ट्रेड है, जुआ नहीं है। तो वो जुआ समझने वाले नुकसान देते हैं। जी कल इंशाल्लाह थैंक यू सर। कल मुलाकात ओके सर, ओके ओके। वैसे हम अपने कोर्स में फंडामेंटल, सेंटिमेंटल और टेक्निकल ये तीनों कवर करेंगे। देखिए ये हमने जो मैंने आपको भेजी कोर्स आउटलाइंस, कुछ भी नहीं आपने बोला। मैं आपको भेज देता हूँ कि हमारा ना डे वाइज स्केड्यूल है। 10 डे ईच डे हम क्या करेंगे वो हमने प्लान किया हुआ है। एक ग्रुप बना देंगे इस बैच का, तो मैंने आप लोगों को तय किया हुआ लोग, मैंने इसलिए बनाया था कि मैंने भी इनिशियल रखी सिर्फ 5 लोग थे, उसमें से भी 2 ने एक्सक्यूज किया है, कह रही है मैं डिले कर रहा हूँ। शानी आप हमारे से या मैं वो उसको बना दूँगा, बाकी मैं भी आपको ये होता है तो इसको आपका नंबर इसमें से है ये 187 वाला। ये मतलब 10 डेज की आउटलाइन है, इसमें हमने बहुत सारा डिटेल्स जो जो चीज़ें जिस को कवर करनी है लिखा हुआ है, ठीक है। असल सर काम ये है कि हम उसके लिए ना बस वो प्रैक्टिकली हम करेंगे तो हाँ, रेस्ट मैनेजमेंट यूज चलते हैं। बाकी तो मतलब स्टार्ट करो। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन नॉलेज इज पावर। जब आपको हर एक चीज़ का बैकग्राउंड अच्छी तरह से पता होगा ना, आप स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन बना सकेंगे। आपकी स्ट्रेटजी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती जाएगी जितना आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा। चाहे सो नाइस ऑफ यू सिट मोर। अच्छा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई समझ आया कुछ कि नहीं?